फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। आईपीसी में आज हम देखेंगे मेंस रिया और एक्टर्स रिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने दोनों लेक्चर्स में हमने मेंस रिया और एक्टर्स रियास वाला टर्म सुना है। आज इसको हम डिटेल में देखेंगे कि मेंस रिया होता क्या है। मेंस रिया को लैटिन में बोलते हैं मेंस रिया। इंग्लिश टर्म हो जाता है इसका गिल्टी इंटेंशन और हिंदी टर्म हो जाता है दुराशय। इसका एक लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेन सिट्रिया, मतलब एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। मतलब कोई कार्य व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी न हो। यह होता है मेंस रिया का मतलब कि उस पर्सन का जब तक माइंड गिल्टी नहीं हो तब तक उस पर्सन को उस एक्ट के लिए आप गिल्टी नहीं मान सकते। ये मेंस रिया इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑफेंस होता है। मेंस रिया की शुरुआत कब हुई? 16th सेंचुरी में सर एडवर्ड कोक ने की। मेंस रिया मीन्स कि ऐसा गिल्टी इंटेंशन, जैसे ऑफेंस के पहले की कोई गिल्टी इंटेंशन, वह क्या हो जाता है? मेंस रिया हो जाता है। कि आपने मन में सोच लिया कि यार मुझे इसको मानना है तो मेरे को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या मेरे को यहाँ पर इसके घर में चोरी करनी। आपका इंटेंशन गलत हो गया, गिल्टी इंटेंशन हो गया आपका। जहां पर आपका माइंड गिल्टी हो गया वह क्या हो जाएगा? मेंस रिया हो जाएगा। और ऐसा कोई ऑफेंस जो बिना गिल्टी इंटेंशन के किया गया हो, जिसमें आपका इंटेंशन ही नहीं था वो करने का, तो वह क्या हो जाएगा? ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका माइंड ही नहीं था वो ऑफेंस करने का, आप थे ही नहीं उस सेंस में कि आपको वह ऑफेंस करना है। मेंस रिया को हम केस लॉ के थ्रू समझेंगे कि मेंस रिया होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। फर्स्ट केस लॉ है आर वर्सेस हेनरी प्रिंस, जो 1875 का केस लॉ है। बहुत फेमस केस लॉ है मेंस रिया का ये। बिना इस केस लॉ के मेंस रिया की शुरुआत हो ही नहीं सकती। मतलब आप मेंस रिया को इस केस के थ्रू ही समझ सकते। क्या हुआ था इस केस में? हेनरी प्रिंस नाम का एक लड़का था। उसने क्या करा? एक लड़की जिसकी उम्र 14 ईयर थी, उससे उसके माता पिता की परमिशन के बिना ले गया और उससे शादी कर ली। और तब इंग्लिश लॉ में मेजोरिटी की एज थी 18 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर वो लड़की से उसने पूछा कि तुम कितने साल की हो, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हाँ मैं 18 साल की हूँ। यहाँ पर उसने, हेनरी प्रिंस ने उस लड़की से पूछा कि तुम कितने साल की हो, तो उसने कहा कि मैं 18 साल की हूँ। और वो दिखने में भी ऐसे लग रही थी, मतलब उसकी हेल्थ टाइट भी ऐसी थी कि वो 18 ईयर एबो होगी या 18 ईयर होगी। तो उसे क्या लगा, हेनरी प्रिंस जो लड़का था, कि हाँ ये झूठ थोड़ी बोलेगी मुझे। और वो दोनों गए और शादी कर ली। तो ऐसे में क्या हुआ, उसके माता पिता ने हेनरी प्रिंस पर किडनैपिंग का ऑफेंस का लगा दिया कि इसने मेरी बेटी को किडनैप किया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। ये वाला ऑफेंस का उस पर केस लग गया। तो यहाँ पर हेनरी प्रिंस ने क्या कहा कि मेरे को नहीं पता था कि ये लड़की कम एज की है, अंडर एज है, और मुझे इससे पूछने पर कहा गया, मैं तो, मेरे माइंड में ऐसा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। मैंने तो इससे शादी की और इसलिए की क्योंकि मुझे लगता था ये 18 ईयर की, और इससे पूछने पर मुझे 18 ईयर बताया गया। तो कोर्ट ने इस पे कहा कि कहीं भी ये नहीं लिखा है लॉ में, इंग्लिश लॉ में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई कार्य गिल्टी माइंड से नहीं किया गया तो वह माफी योग्य होगा। यह लॉ में, इंग्लिश कॉमन लॉ में कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई कार्य जो गिल्टी माइंड से नहीं किया गया तो वह इसमें नहीं आएगा, माफी योग्य होगा वो, ठीक है। कि ओनली गिल्टी माइंड होने पर ही वह ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, ऐसा कहीं भी लॉ में नहीं लिखा है। फिर उसके बाद एक और केस लॉ आया आर वर्सेस टोल्सन का। इस केस में क्या हुआ, इसके जज थे जज स्टीफन, 1889 का केस लॉ है। और ये आर वर्सेस हेनरी प्रिंस में किसने जजमेंट दिया था? जज ब्लैकबर्न ने। और आर वर्सेस टोल्सन जो 1889 का है उसमें जजमेंट दिया था जज स्टीफन ने। द एप्लेंट ने मैरिट करी सितंबर 1880 में, और दिसंबर 1881 में क्या हुआ,
उसका हस्बैंड मिसिंग हो गया, तो उसने क्या करा, she was told that he had been on a ship that was lost at sea. 6 year later, 6 साल बाद उसकी वाइफ ने क्या करा कि 6 साल हो गए हैं, 6 साल और कुछ महीने हो गए थे, तो उसकी वाइफ ने क्या करा, दूसरी शादी कर ली। और वह पर्सन जब तक नहीं मिले, हमारा लॉ क्या कहता है कि कोई पर्सन अगर नहीं मिलता तो उसे कब तक, 7 साल तक माना जाएगा कि अगर वो 7 साल तक नहीं मिला है तो उसे डेड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, उसने 6 ईयर और कुछ मंथ, 10-11 मंथ के बाद उसने दूसरी शादी कर ली उसने। और वह शादी उसने सारे समाज के सामने करी, ऐसी नहीं कि चुपचाप कर ली, नहीं, उसने पूरी समाज के सामने वो शादी करी। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड वापस आ गया, जैसे ही उसने शादी करी और उसका हस्बैंड वापस आ गया, और उसने किसका चार्ज लगाया उस पर, बाइगेमी का। तो इस पर वो उसकी वाइफ ने क्या कहा कि मैंने तो 6 मंथ और कुछ बाद शादी करी है, और शादी मैंने सार्वजनिक समारोह में की है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि लॉ में यह नहीं लिखा कि कोई कार्य, वापस वही चीज कही गई कि लॉ में यही नहीं लिखा है कि कोई कार्य बिना गिल्टी माइंड से किया जाए तो वह ऑफेंस नहीं होगा और उसे पनिश नहीं किया जाएगा। इसलिए आप पर बाइगेमी का ऑफेंस का चार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने 7 ईयर तक का वेट नहीं करा है और आपने 6 मंथ और इतने 6 ईयर और कुछ मंथ्स बाद शादी कर ली, यहाँ पर आप पर बाइगेमी का चार्ज लगेगा। इस केस के बाद क्या हुआ, शिराज वर्सेस डी रूटजन का केस आया 1895 में। इसके जज थे जज राइट। इसके थ्रू मेंस रिया की शुरुआत की गई। यहाँ पर इंग्लिश लॉ में मेंस रिया की शुरुआत की गई। हम यहाँ पर इंडियन केसेस की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पहले तो इंग्लिश लॉ के केसेस के थ्रू ही हमारे यहाँ पर जजमेंट होते थे। पहले वहां पर क्या, तब हमारे यहाँ कस्टम चलता था, बाद में हमारे यहाँ लॉ बने, उनके जजमेंट के थ्रू ही हमारे यहाँ पर जजमेंट दिए जाने लगे। तो ये यहाँ शिराज वर्सेस डी रूटजन जो 1895 का केस लॉ था, इससे यहाँ पर आप क्या माना जाएगा, इस केस को माना जाता है कि इससे मेंस रिया की शुरुआत हुई कि अगर पर्सन का माइंड गिल्टी नहीं है तो उसे उस ऑफेंस के लिए आप पनिश नहीं कर सकते जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं हो। यह यहाँ पर शिराज वर्सेस डी रूटसन में कहा गया। फिर ब्रांड वर्सेस वुड में 1946 में लॉर्ड गोडार्ड ने इस केस को कहा जाता है मेंस रिया का पुनर्जन्म। इस केस के थ्रू क्या हुआ, मेंस रिया को पुनर्जन्म माना गया। The court discussed the need to assume then an offense required mens rea. It should first be observed that at common law there must always be mens rea to constitute a crime. If a person can show that he acted without mens rea, that is a defense to criminal prosecution. Without mens rea के साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो वह एक डिफेंस माना जाएगा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। आगे समझ में कि मेंस रिया की शुरुआत कैसे हुई। पहले हेनरी प्रिंस में आपने देखा कि नहीं, यहाँ पर भी उसका माइंड गिल्टी नहीं था, लेकिन उसका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, उसने तो शादी करी पर उसको ये नहीं पता था, तो भी उसे कोर्ट ने सजा दी। फिर ऐसे देखते देखते टोल्सन का केस आया, उसमें भी उसे उसकी वाइफ को बाइगेमी के लिए ऑफेंस का चार्ज किया गया। फिर शिराज वर्सेस डी रूटसन से यहाँ पर उन्होंने मेंस रिया इंग्लिश कॉमन लॉ में अप्लाई किया गया। और ब्रांड वर्सेस वुड में फिर इस केस से अगर क्वेश्चन आता है कि मेंस रिया का पुनर्जन्म कब हुआ, किस केस से हुआ मेंस रिया का पुनर्जन्म, तो वह होता है ब्रांड वर्सेस वुड जो 1946 का केस हुआ। और शिराज वर्सेस डी रूटसन का केस है जिससे मेंस रिया की शुरुआत की गई। आगे मेंस रिया आपको समझ में कि मेंस रिया होता क्या है। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, किसी चीज के लिए गलत इंटेंशन किसी पर्सन का। इंडियन लॉ केसेस कौन कौन से आप चाहे तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। श्रीनिवास मालबरोलिया, आर हरि प्रसाद राव और नाथुलाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है इंडियन लॉ के मेंस रिया पे। अब
मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस भी है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें मेंस रिया नहीं देखा जाएगा। ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस क्या होते हैं? पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन। डिफेमेशन में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो उसको डिफेम कर दिया, उसके बेइज्जती कर दी, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था। नहीं, बाइगेमी में नहीं कह सकते। सिडिशन हुआ, किडनैपिंग हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेजिंग हुआ, इसमें आप नहीं कह सकते। ऐसे ये क्या हो गया? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंस। और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब डाउरी की नहीं। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में क्या आ जाएगा? डाउरी। डाउरी में अब सबको पता है। आप यूँ नहीं कह सकते नहीं हमारा माइंड तो गिल्टी नहीं था, हमारा इंटेंशन तो नहीं था, हमने अच्छे इंटेंशन से डाउरी ली। नहीं, यहाँ आप यह एक्सेप्शन नहीं ले सकते। यह डिफेंस आप मेंस रिया का यहाँ पर नहीं ले सकते कि नहीं मेरा तो माइंड में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। ये क्या होगा? एक्सेप्शन हो गए। तो एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, ये क्या है? मेंस रिया के एक्सेप्शन। अब दूसरा टर्म है एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब कोई कार्य, मतलब जैसे कि कोई ऑफेंस के लिए आपको कोई कार्य करना पड़ेगा। आप ने माइंड आपका गिल्टी होगी कि यार मैं इसे मारना चाहता हूँ, मैं इसके यहाँ चोरी करना चाहता हूँ, तो मन में सोचने से काम नहीं हो जाएगा। आपको उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां जाना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, ये चीज होगी। तो जब तक कोई एक्ट नहीं होगा तब तक लॉ पनिश कर सकता है क्या? नहीं। किसी इंसान की सोच के लिए उसको आप पनिश नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि आपने मन में सोच लिया यार मेरे को यहाँ पर चोरी करनी है। कितने लोग कितना अच्छा बंगला देख लेते हैं, कई बार माइंड में आ जाता है यार कि यहाँ कुछ यहाँ से ले जाओ, तो नहीं। जब तक उस सोचने के साथ साथ एक्ट नहीं होगा तब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि मेंस रिया के साथ साथ एक्टस रियस का भी होना जरूरी है, कोई एक्ट का भी होना जरूरी है। विदाउट एक्ट के आपको कोई भी लॉ पनिश नहीं कर सकता। आपकी सोच के लिए आपको पनिश नहीं कर सकता कि आपने सोच लिया कि ये चीज मुझे ये करनी है या ये चीज चोरी करनी है या मुझे इसे मारना है। कई बार हम गुस्से में सोचते मैं तो इसे मार डालूंगा, तो उसके लिए कोई आपको पनिश कर सकता है क्या? नहीं, उसके लिए आपको कोई पनिश नहीं कर सकता जब तक आपका उस सोच के साथ साथ आपका उस एक्ट नहीं हो। उस सोच के लिए आपका उस एक्ट का होना भी जरूरी है, उसे कहते हैं एक्टस रियस। आगे दोनों टर्म समझ में, मेंस रिया और एक्टस रियस। इसी पे हम आगे के आईपीसी देखेंगे कि मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है। आईपीसी पढ़ने से पहले ये दो टर्म जानना जरूरी थे हमको। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।